नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा कार्यक्रम करियर विजन, जिसे हमने शुरुआत की थी विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसे आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया और खासकर स्टूडेंट्स की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट आया था कि विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर एंड डायरेक्टर सर से मिलना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और आप सब बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए। आपकी तरह हम भी बहुत एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, इसीलिए हम सबकी एक्साइटमेंट को देखते हुए आज हमें इनवाइट किया है सर को हमारी स्टूडियो में और आप सबके जो क्वेश्चंस है वो हम सर से उसका आंसर यहाँ जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में और उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम और मिलते हैं विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर मंदार कडू सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, बहुत एक्साइटेड है सब लोग आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं यूसीएन पर, करियर विजन, उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। खासकर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो रहा है अब, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट्स भी आए हैं और आगे उनका करियर जो है वो सेट करने में बहुत उन्हें हेल्प हो रही है उस प्रोग्राम से। सर, तो सबसे पहले जो सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका बचपन, आपका जो पूरा आप अभी तक का पूरा जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा सा जब बताएंगे। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि करियर विजन जो कार्यक्रम है उसको काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरा जो बचपन है वो काफ़ी कठिनाइयों से गया है अभी तक के लिए। जैसा बचपन में सभी लोगों का एक नॉर्मल करियर रहता है या नॉर्मल एक डायरेक्शन रहती है कि मुझे ये करना है, उसके बाद मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा मेरा कुछ नहीं था। बचपन में काफ़ी सरकमस्टांसेस मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि अलग अलग मेरी स्कूल्स बदली गई है, अभी तक के अलग अलग मेरी स्कूल रही है। ऐसा कुछ फैमिली सरकमस्टांसेस के वजह से मैं माता पिता के साथ भी कुछ समय के लिए नहीं रह पाया और उसके बाद जो है वो मैं 1 साल के लिए जो है अपने चाचा के साथ रहा। उसके बाद मतलब वहाँ से कुछ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आई है, वहाँ से मैं कुछ सीखा हूँ कि लाइफ में अकेले में कैसे मूव ऑन करके आगे में मतलब खुद को संभालना चाहिए। एक छोटी उम्र में काफ़ी कुछ मैं सीखता चला गया और उसके बाद धीरे धीरे मेरा एक ऑटोमोबाइल में ही काफ़ी इंटरेस्ट था बचपन से। तो वो इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आगे जो है वो करियर चूज़ किया। मतलब 11th-12th के बाद मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से ऑटोमोबाइल में करियर बनाना चाहिए। तो मैं नॉर्मली जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस सर्च कर रहा था उस समय में। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है तो यहाँ पे आसपास विदर्भ में या कहीं पे भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कॉलेज अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद नागपुर में उस समय में पॉलिटेक्निक ही एक ऐसा माध्यम था ऑटोमोबाइल का, तो वो मैंने चूज़ किया। जैसे मेरे कॉलेज का जो समय था उस समय में, वो समय में मुझे एक जो ऑटोमोबाइल का मेरा जो पैशन था उससे मेरे को काफ़ी जो है वो इंस्पिरेशन मिलती थी और वो इंस्पिरेशन को ध्यान रखते हुए मैंने ये फील्ड्स को चुना है। क्योंकि एक गाड़ी ही ऐसी चीज़ है जो मतलब गाड़ी और लाइफ को मैं कहीं ना कहीं रिलेट करता था अपने लाइफ से। तो मतलब वो पैशंस को मैंने जो है वो आगे डेवलप किया धीरे धीरे। इस तरीके से मेरी वो बचपन की जर्नी रही है। बहुत एक्साइटिंग है आपकी जर्नी जितना अभी तक आपने बताया उसमें, क्योंकि नॉर्मली काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, पर बहुत कुछ करना है इतना पता होता है। तो आपकी जर्नी भी कुछ लगभग उसी तरह की है। एक्साइटमेंट ये हमारा और बढ़ता ही जा रहा है आपसे बात करने में। सर, अभी आपने जैसे बताया कि आप पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आ जाती है जब आप घर से बाहर जाते हैं, और वो मैच्योरिटी और आपका पैशन आपने कंबाइन किया। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप कैसे थे, ये जानने में ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जी, एज ए स्टूडेंट मैं काफ़ी शरारती भी था और कुछ एक सब्जेक्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। जैसे कुछ गाड़ियों के सब्जेक्ट्स है, बचपन से वही पैशन को मैं फॉलो करता था। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट्स है, कुछ कोडिंग के सब्जेक्ट्स है, वो उस सब्जेक्ट में मैं टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे था।
कॉलेज के दौरान मैं प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी आगे था और प्रोजेक्ट्स कंपटीशन में भी मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता रहता था। प्रोजेक्ट कंपटीशन से मुझे काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस में मतलब मैं विनर भी रह चुका उस समय पे। तो स्टूडेंट लाइफ में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कम्प्लीटली पढ़ाकू ही था, मैं मस्ती भी करता था और साथ ही साथ जो है वो अपने पैशन या अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स जो है उनमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। मतलब सभी के सभी सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता था, बट कुछ एक सब्जेक्ट्स जो थे वो सब्जेक्ट्स में मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता था जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। सर, अभी आपने जैसे बताया कि आप ऑटोमोबाइल का जो फील्ड है उसके लिए अपने करियर के लिए आप चूज कर रहे थे, लेकिन आपको जब आइडिया था कि उस टाइम पे नागपुर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कभी आपने बाहर के लिए कोशिश नहीं की क्या? क्योंकि जनरली उस एज में बच्चों को बाहर जाना भी काफ़ी एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि घर से बाहर होते हैं तो एक अलग लाइफ रहता है, और ऑटोमोबाइल ऐसा फील्ड है कि जिसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर भी है। जी मैम, एक्चुअली मैं उस समय पे पॉलिटेक्निक का एक माध्यम देखने के बाद जर्मनी के एक कॉलेज में मेरा नंबर लग गया था। तो वहाँ पे एक्चुअली 20 से 30 लाख फीस थी, 20 से 30 लाख के बीच में फीस थी। वो मैं इकट्ठा नहीं कर सका उस समय पे। मेरी फैमिली की तरफ से वो मतलब अरेंज भी हो रहा था, बट मैंने उस समय पे सोचा कि इतना मैं अगर पैसा खर्चा करके वहाँ पे जाता हूँ, ऊपर से मुझे वहाँ पे और अलग एक्सपेंसेस वहाँ पे करने पड़े, इस वजह से नंबर लगने के बावजूद भी मैं वहाँ पे नहीं जा सका। तो उसका एक थोड़ा सा जो मुझे तकलीफ अभी भी महसूस होती है, उसकी तकलीफ। जाहिर सी बात है कि आपका फेवरेट एक फील्ड है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी आउट ऑफ इंडिया कहीं जाकर कुछ नया सीखने की, और आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो जाहिर है कि डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत हुआ होगा। जी, काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंट था। और इस डिसअपॉइंट को मैं मेरी खुद की एक तकलीफ़ ना महसूस करके मैं ये सारे स्टूडेंट्स की तकलीफ़ को महसूस कर रहा था कि मैं जब इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के दौरान में मैंने ऐसा देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब फील्ड में इंटरेस्ट रखते थे, बट उनके पास एक मतलब जैसा एम्पल अमाउंट ऑफ मनी या स्किल्स वो नहीं मिलती थी उस समय पे। तो एडजस्ट करके जो है वो स्टूडेंट्स इंडिया में ही पढ़ते थे, या जो नई मनचाहा हुआ एजुकेशन है उसमें भी वो करियर करते थे। तो ये जो तकलीफ़ थी ये काफ़ी बड़ी तकलीफ़ थी। इसको ही मैंने आगे चल के इसका मिशन बनाया। इसको आज जो हम ये बातें कर रहे हैं ये इसी विज़न के कारण कर रहे हैं कि इस विज़न को जो है वो आगे पहुंचाना है। नहीं, और आपने अभी जो कहा वो भी बहुत बड़ी बात है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट हुआ जी, किसी भी वजह से हो, लेकिन डिसअपॉइंटेड आप थे, लेकिन आप उस तकलीफ को सिर्फ खुद की ना समझते हुए दूसरे बच्चों के लिए भी सोच रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मैच्योरिटी की उस एज में जहाँ बच्चे जिद पकड़ बैठते हैं आजकल, वहाँ पे एक काफ़ी मैच्योर डिसीजन था ये आपका। सो रियली हैट्स ऑफ कि आपने इतना उस एज में, यंग एज में इतना अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि डिसअपॉइंटेड तो आप थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी कोई नेक्स्ट प्लान सच ऐसा कुछ अपने दिमाग में रखा था कि अगर मेरा इस फील्ड में नहीं होता या मैं अब यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? और जी, एक्चुअली उस समय में मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये जो स्किल का जो पोर्शन है उसके लिए एक तो खूब बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, या तो अच्छे कॉलेज में नंबर ना लगने की वजह से वो फैसिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी जगह जो है सिटी में अपने इंडिया की मेट्रो सिटीज़ में जैसा मुंबई, पुणे, दिल्ली, यहाँ पे जाके मैंने 2 साल के लिए ट्रेनिंग की। वो जो मेरा एक अगला पड़ाव था वो काफ़ी कम लोगों को पता है कि मैं यहाँ से 2 साल के लिए जो कॉलेज होने के बाद वहाँ पे 2 साल मैं रहा मुंबई में, वहाँ से पढ़ के आया। स्किल्स के बारे में जाना, अलग अलग ऑटोमोबाइल के सभी सेक्टर्स के बारे में जाना कि किस तरीके से सेक्टर्स जो है वर्क होते हैं। यहाँ पे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, बट जो स्टूडेंट्स है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है बिकॉज वो स्किल्स जो है कहीं ना कहीं मिस करता है अपने कॉलेज लाइफ में। तो कॉलेज में जो है वो 3 साल का जो उसका एजुकेशन रहता है वहाँ पे थ्योरी ही पढ़ता है। तो मैंने सबसे पहले वो बात को जाना और वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं अलग अलग सिटी में वहाँ की ट्रेनिंग लिया मैंने। तो वो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर जो है मैं नागपुर में वापस आया आगे का एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए नागपुर के और ख़ास विदर्भ के स्टूडेंट्स को। मैंने जो तकलीफ़ महसूस की थी उस तकलीफ़ का निवारण करने के लिए नागपुर के स्टूडेंट्स को मैं
ये अपॉर्चुनिटी या ये जो माध्यम है इसको मैं सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपसे मुझे अब ये जानना है कि जैसे अभी आपने कहा कि आप अपने पैशन को जी उसको फुलफिल करने के लिए आप अलग अलग सिटीज़ में गए, तो जैसा जनरली कहा जाता है कि अलग अलग सिटीज़ में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता तो है, साथ में एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं वो भी आप, तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपको किसी ने कुछ कहा और उस वजह से आपके लाइफ में या पर्सनालिटी में काफ़ी कुछ चेंजेस आए, ऐसा कुछ आपने महसूस किया है कभी? एक्चुअली मैं काफ़ी जगह मैंने मतलब सोशल एक्टिविटी भी किया है उस समय पे, और जो मतलब ग्राउंड लेवल क्या होती है वो जानता था मैं उस समय पे। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप मतलब लिमिटेड दायरे में वर्क नहीं कर सकते, मतलब आपके आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए। तो वो बात मेरे जहन में तब से बैठ चुकी है, और उसको ही मतलब एक सबसे वहाँ से ही जो है वो बड़ा सोचने लगा हूँ मैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आया है, हम तो एज अ डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट आपको जानते हैं, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में लगभग कितना वक्त लगा होगा आपको? जी करीबन 5 से 6 साल लगे हैं। कॉलेज जाने के बाद मैंने काफ़ी यहाँ से निकलने के बाद मैंने काफ़ी जगह सर्च किया कि इस मतलब पॉसिबिलिटी को, मतलब ये इम्पॉसिबिलिटी को कैसे पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि कॉलेज का जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स में हम मल्टीपल व्हीकल्स में या मल्टीपल सेगमेंट्स में बच्चों को इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल्स नहीं दे सकते। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 2010 से इसका शुरुआत किया था। 2012-13 में मैं यहाँ से मुंबई में गया, वहाँ से 2 साल में सीख के आया सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे 2016 से जो है वो विजन ग्रुप ऑफ फर्स्टली विजन ऑटोमोबिया से शुरुआत हुई थी हमारी। अभी फिर धीरे धीरे इसको विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने कन्वर्ट कर लिया। बट अभी जैसे आपने कहा कि जो आपकी जर्नी है वो कहीं ना कहीं जाकर फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड होता है या उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पैशन को कंट्रोल करना पड़ा आपने। बट आपने जब सोचा कि एक इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए तैयार करना है तो उसमें भी काफ़ी फाइनेंसेस और इनका इशू रहता है, मतलब उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आपको लगता है, तो किस तरीके से आपने ये सब मैनेज किया? जी संपदा मैम, आप सही बात कर रहे हो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि लिक्विड मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनेज करना, क्योंकि ये सारी चीज़ जब स्टूडेंट्स तक पहुंचानी, हमको मल्टीपर्पस व्हीकल्स देनी है, सभी चीज़ें मतलब टूल्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट तो आता ही है। मैंने मुंबई से आने के बाद यहाँ पे 1-2 साल जॉब की थी, कुछ इवेंट्स वगैरह किया था, वहाँ से कुछ एक अमाउंट इकट्ठा किया, फिर कुछ फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के तरफ से जो है वो मैंने अमाउंट इकट्ठा किया और शुरुआत किया। पहले शुरुआत में हमारे पास इतना कुछ नहीं था, एक छोटा इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे हमारी शुरुआत जो थी वो 3 स्टूडेंट्स के साथ ही शुरुआत हुई थी शुरू में। ये क्योंकि कम्प्लीटली नया कंसेप्ट था, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था कि किस तरीके से ये चीज़ें होती है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का भी एक पेरेंट्स के मन में या स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो लीगल है, या सारी चीज़ें उस समय पे हम काफ़ी फेस करते थे। तो ये प्रॉब्लम को मैंने समझा कि इसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इंडस्ट्री को ही अपने पार्टनर्स बनाएं, जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल करने के लिए जाने वाले हैं। तो हमने इसमें स्टूडेंट्स को ही, इंडस्ट्री को जो है हमने कॉलेज के साथ पार्टनर बना लिया। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन में 1 साल स्टूडेंट्स पढ़ता है और 2 साल जो है वो इंडस्ट्री में एज ए इंटर्नशिप करता है। इस वजह से जो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। हमको 2 प्रैक्टिकल लैब, एक 2 व्हीलर की और 4 व्हीलर की, वो ही मैनेज करनी पड़ी, और बाकी जो इक्विपमेंट्स है वो हम इंडस्ट्री के साथ शेयर करते हुए आगे जाए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमने 3 स्टूडेंट से आज 40-50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ तक पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है, एक अचीवमेंट ही कह सकते हैं इस जर्नी को आपकी। मुझे अब ये जानना है आपसे कि आपने जब मतलब सोचा किसी इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये ऑटोमोबाइल्स और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी रहता है, काफ़ी स्ट्रगल भी है, इतनी फैसिलिटीज़ भी लगती है उसके लिए, तो आपने यही डिग्री क्यों चुनी? कोई और, क्योंकि बाकी बहुत सारे ऑप्शंस वैसे भी अवेलेबल थे या आप अवेलेबल करा सकते थे, तो आपने ये पर्टिकुलर डिग्री को ही क्यों चुना? जी
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे कॉलेज के दौरान में मैंने पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग किया था, तो उस समय पे क्या होता था मैम कि हर साल मुझे 12 से 18 सब्जेक्ट पर ईयर पढ़ने पड़ते थे। मतलब पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर वाइज जो पैटर्न रहता है उसमें 2 सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 3 साल के पॉलिटेक्निक में 36 सब्जेक्ट हो जाते हैं और इंजीनियरिंग में 4 साल के करियर में 48 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और वो सब्जेक्ट कुछ रिलेवेंट भी नहीं रहते हैं, कुछ रिलेवेंट रहते हैं, कुछ इररिलेवेंट रहते हैं, फील्ड से हटके होते हैं। तो वो भी मुझे पढ़ना पड़ता था और उसी तकलीफ को मैंने स्टूडेंट्स का भी तकलीफ देखी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग करते थे तो 180 स्टूडेंट्स रहते थे और फाइनल ईयर तक आते आते 30 या 20 स्टूडेंट्स ही हो जाते थे। तो ये जो डिग्री है, जैसा BE हो गया, बीटेक हो गया, BBA, BSc, यहाँ पे क्या है कि कन्वेंशनल थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा रहता है। अभी आप देखोगे कि BE का जो लॉन्च डेट था, मतलब हमने हमारे इंडिया में जब BE आई थी तब 1845 साल में BE हमारे जो है अपने इंडिया में आई थी। वह तब से करिकुलम जो बना हुआ है वो आज तक चेंज नहीं हुआ है। और बीवोक एक ऐसा हम उस समय पे देख रहे थे कि हमने शुरुआत में जो इनिशियली 1 ईयर जो निकाला था वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स हमने दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 2013 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है अपने इंडिया में, और उस पॉलिसी में बीवोक का भी उल्लेख किया था, जहाँ पे 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरेटिकल एजुकेशन है। ये बैचलर ऑफ वोकेशनल एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री पॉइंट है। मतलब स्टूडेंट्स हर ईयर में इसको एक सर्टिफिकेशन स्टूडेंट्स को मिल सकता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल्स ज़्यादा मिलता है। मतलब 3 साल के डिग्री में वो कम्प्लीटली 70% प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, जो बाकी अदर डिग्रीज में पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हमने जो है वो बीवोक डिग्री को हमने स्टार्ट किया है। एंड इवन नागपुर में हमने फर्स्टली इसको स्टार्ट किया है, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री को। ग्रेट, ये नागपुर की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं आपका, क्योंकि पहला इंस्टीट्यूट है जो ये प्रोवाइड कर रहा है और रिकग्नाइज डिग्री भी दे रहे हैं। जी। सर, जब हम लोग किसी भी चीज़ की अपनी ज़िंदगी में शुरुआत करते हैं ना, तो एक सपना देखते हैं जी कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये हर किसी के साथ होता है। तो आपने कभी कोई ऐसा बड़ा सपना आपने अगर देखा होगा तो हमारे साथ शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं वो तब बचपन से एक बड़ा सपना देख रहा था कि ये जो तकलीफ मतलब स्किल एजुकेशन ना मिलने की है, ये मेरी अकेले की तकलीफ नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे एरिया के आसपास के, सिटी के, विदर्भ के, ये सबकी एक तकलीफ होती थी कि जो फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड में उनको नहीं पढ़ने को मिलता था। बाकी अदर फील्ड्स का जो है उसमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता था। तो ये इसको ही मैं बड़ा एक सपना मानता हूँ कि यहाँ पे मेरे को जो स्टूडेंट्स नागपुर के आसपास के, इंडिया के, मैं तो कहता हूँ कम्प्लीटली इंडिया के स्टूडेंट्स को मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल की स्किल प्रोवाइड कर सकूँ। ये एक मेरा बहुत बड़ा सपना है। और हमारे पूरे शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका ये जो सपना है ये जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि सिर्फ नागपुर विदर्भ नहीं, तो जैसे आपने कहा इंडिया की बात है। जी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी चीज को लैक कर जाते हैं जी, और फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्चुअली मैम इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री खुद ये डिमांड करती है कि हमको स्किल्ड वर्कर चाहिए। काफ़ी ऐसे कंट्री है जहाँ पे मतलब स्किल मैन पावर की कमी है। मतलब एक तरफ काफ़ी लोग जो प्लेन BSc BCom करके सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे, और एक तरफ वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मतलब 100 या 1000 की वैकेंसी होती है, उसको अप्लाई करने वाले लाखों लोग रहते हैं, और जबकि यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी है पर अप्लाई करने वाले लोग कम है। तो ये एक जो स्किल का माध्यम है, इसको मैं जो है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी सोच है, और सिर्फ अच्छी नहीं, मैं कहूँगी यूनिक सोच है। क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी चीज़, एक स्टार्टअप जब होता है तो इंसान अपने लिए सोचता है, बट आपने अभी तक अपनी जर्नी जो भी बताई है उसमें हमेशा आपने खुद के साथ दूसरों के लिए भी सोचा है। तो ये एक सीरियसली यूनिक जर्नी रही है आपकी अभी तक की, और मतलब आपकी सोच के साथ आप बहुत आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि अभी तक आपकी जो जर्नी रही है काफ़ी स्ट्रगलिंग भी रही है, काफ़ी एक्साइटिंग भी रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों में हार्डवर्क भी बहुत लगा है आपको। तो इन सारी चीज़ों में अपने आप को मेंटली फिट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक बेस ही होता है इतने बड़े सपने अगर आप देख रहे हैं तो
तो आप कैसे अपने आप को मेंटली फिट रखते हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को भी संभालना है, स्टाफ भी है, टीचर्स भी हैं सारे, जी। और नई नई पॉलिसीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी। तो आपको अपडेट भी रहना है। जी। इन सारी चीज़ों में आप अपने आप को मेंटली फिट कैसे रखते हैं? जी, मेंटली फिट रहने के लिए ऐसा है कि अगर किसी भी पर्सन का जो है वो पैशन उस फील्ड में हो, तो वो अगर उसकी जिद हो कि उसको आगे तक पहुंचाना है, हमारे साथ साथ अगर हम औरों का भी करियर जो है वो सुधारने का चाहते हैं, तो ऑब्वियसली है कि हम मेंटली उसमें फिट रह सकते हैं। कई मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जहाँ पे मेरा डिसबैलेंस भी हुआ है, बट वो उसको कवर करके हुए मैं आगे पहुंचा हूँ। मतलब ऐसे काफ़ी सरकमस्टांसेस भी होते रहते हैं लाइफ में। मैं तो कहता हूँ सबके लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस आते रहते हैं जहाँ पे लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बट वहाँ पे ब्रेक डाउन ना होके मतलब कंप्लीट फिर से स्टार्ट करना चाहिए और एक एम को डिसाइड करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। अगर हम खुद के बारे में ना सोच के और औरों के बारे में सोचे तो आपको भगवान एनर्जी देता है उसमें। बहुत मोटिवेशनल है आपका ये थॉट। मतलब आप तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और तभी आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन ये वैसे भी बहुत मोटिवेशनल है। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन बहुत अच्छा थॉट था ये, और आपकी जर्नी तो लाजवाब है ही। अब आपसे एक चीज़ कि हमने सुना है कि अब आपके इंस्टीट्यूशन में ऑटोमोबाइल के साथ साथ और भी नए कोर्सेज आ रहे हैं, तो क्या उनके बारे में आप ब्रीफ करेंगे थोड़ा? जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने ऑटोमोबाइल की जैसे शुरुआत किया था, तो उस समय पे हमको काफ़ी कम रिस्पांस था, पर धीरे धीरे जैसे इसको हमने बीवोक से इंट्रोड्यूस किया, बैचलर ऑफ वोकेशनल एक यूजीसी रिकॉग्नाइज डिग्री होने से क्या होता है कि लोगों को ट्रस्ट बैठने लगा कि जैसा इक्विवेलेंस एनी अदर डिग्रीज में आ रहा है कि जैसा बीटेक ये वेल नोन डिग्रीज है, उसी तरीके से बीवोक एक ऐसी डिग्री आ रही है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज है, यूजीसी मान्यता प्राप्त है, जो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ऑथेंटिकेशन आने की वजह से जो है हमको रिस्पॉन्स काफ़ी आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो हमने इसको ऑटोमोबाइल से जो स्टार्ट किया था, धीरे हमने ये सोचा कि जैसा अभी पैंडेमिक चल रहा था तो काफ़ी हेल्थ वर्कर की कमी महसूस हो रही थी, तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए हमने हेल्थ केयर, बीवोक इन हेल्थ केयर भी इंट्रोड्यूस किया। हमारा जो विदर्भ है या हमारा इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर भी हमने इसमें एक ला लिया कि बीवोक इन एग्रीकल्चर, ये कोर्स हमने इंट्रोड्यूस कर लिया इस साल से। फूड प्रोसेसिंग, एक बीवोक इन फूड प्रोसेसिंग कोर्स है हमारे पास, वो भी हमने इस साल ही इंट्रोड्यूस किया है। और एक टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये कोर्स बीवोक इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये कोर्स हमने इस साल से इंट्रोड्यूस किया। ये जो पांचों फील्ड्स है, ये कभी पैंडेमिक हो या कभी भी कुछ भी सीज़न रहे, ये चलने वाली है जी। और जिसके पास ये स्किल्स है इनमें, ये तो वो कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि आप में अगर हुनर है तो आपकी कहीं पे भी कदर हो जाएगी। जी, बहुत बड़ी बात है कि आप में अगर हुनर है तो कदर आपकी कहीं पे भी हो जाए। कहीं पे भी नहीं, मैं कहूँगी हर जगह आपकी कदर होगी अगर आप में हुनर है तो। और ये जो कोर्सेज आपने बताए हैं ये बहुत ही यूनिक और बहुत अट्रैक्टिंग भी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको फूड एंड इसमें भी इंटरेस्ट होता है, होटल मैनेजमेंट टाइप के जो कोर्सेज है, लेकिन वहाँ नहीं जा पा रहे हैं या कुछ है किसी वजह से। तो ये भी है, टूरिज्म है, आपने जैसे कहा कि ये सारी फील्ड्स है जिनका कहीं एंड नहीं है। जी। तो ये बहुत अच्छे हैं। आपसे सर एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो प्रोग्राम हम आपके साथ मिलकर कर रहे हैं, करियर विजन, उसमें आप आने वाले एपिसोड्स में इन कोर्सेज के बारे में थोड़ा अगर डिटेल में बता सके, तो जो स्टूडेंट्स एडमिशन करने वाले हैं अभी, तो उनके लिए भी काफ़ी सुविधा हो जाएगी। जी, डेफिनेटली। ये जो स्किल का एक माध्यम है, ये हम सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से यूसीएन के साथ हमने जो करियर विजन की शुरुआत की है, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आए हैं पर्सनल लेवल पे भी, यहाँ पे भी। तो इंटरेस्ट बेस्ड करियर सिलेक्ट करने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को एक हेल्पफुल रास्ता मिल रहा है उनको करियर में आगे जाने के लिए। तो हमारे जो किरण सर है, जो विजन करियर विजन प्रोग्राम में एक जैसा करियर आफ्टर 12th के बारे में जानकारी दे रही, वही सर इसमें जो है वो आपको पांचों फील्ड के बारे में जानकारी आने वाले एपिसोड्स में देंगे, क्योंकि उनको 35 एक्सपीरियंस का जो है वो 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशन सेक्टर में। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक फील्ड्स के बारे में जो है वो जानकारी देंगे आने वाले एपिसोड में।
जी बिल्कुल, और सारे स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड होंगे देखने के लिए आने वाले एपिसोड्स, क्योंकि अब और नए कोर्सेज के बारे में उन्हें पता चलने वाला है, तो उनके करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अब और ओपन अप हो रहे हैं। इसके बारे में सुन के उनके पेरेंट्स भी ज़ाहिर है खुश होंगे। सर, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इतनी मोटिवेशनल जर्नी आपने अपनी जो यहाँ एक्सप्रेस की है सबके सामने, तो थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए। और इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि एक्साइटमेंट था सबको आपसे मिलने का, तो आई होप कि आज वो एक्साइटमेंट थोड़ा फुलफिल हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच संपदा मैम। थैंक यू सर।